कल के डिस्कशन में हमने ये देखा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी हमने देख लिए थे। अब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से ही कंटिन्यू करते हैं बात को। इसको आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसको रिवाइज कर लेना बहुत बेहतर रहेगा। हमने कहा था कि सेंटेंस में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है। यानी सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स हैं। जैसे हमारे पास हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल लिखा हुआ है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। एक है डूअर, या जिसके मुतालिक बात हो रही है, ठीक है, दैट इज हम्टी डम्टी। ठीक, ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के मुतालिक जो बात हो रही है, सैट ऑन अ वॉल, दैट इज द प्रेडिकेट। तो ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट। यहां पर एक बात और ऐड कर लीजिए कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये सिंपल सेंटेंस है। एक बात होगी। अब सिंपल के अलावा जो टाइप्स हैं वो भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने ये बात भी कही थी कि लाजमी नहीं है कि हर सूरत में, हर सूरत हाल में, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में ही मौजूद हो। जैसे रूड पीपल ही डिसलाइक्स, तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो दरमियान में है, कहीं राइट इन द बिगिनिंग नहीं है। वो यहां पर पड़ा हुआ है प्रोनाउन ही, और इसका वर्ब है डिसलाइक्स, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस के शुरू में है। सेंटेंस को इन्वर्ट किया गया है, दिस इज एन इन्वर्टेड सेंटेंस। ठीक हो गया। तो हमें यह भी पहचानना चाहिए कि सब्जेक्ट इन फैक्ट है कहां पर। यानी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो शुरू में ना हो। इस सेंटेंस में प्रोनाउन ही दरमियान में पड़ा हुआ है, दिस इज द सब्जेक्ट, और डिसलाइक्स रूड पीपल ये इसका प्रेडिकेट है। यहां तक जब बात हो जाती है तो अब हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लॉज। अब क्लॉज क्या चीज है, पहले इस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस है हमारे पास, टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल बट हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइज। अब ये एक लॉन्गर सेंटेंस है, और अगर हम इसको देखें तो इसमें सूरत हालात ये है कि इन फैक्ट ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके बनाया गया है। वी कैन सी टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल, ये एक सेंटेंस है, और हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइज ये एक और सेंटेंस है। और इसको एक ज्वाइनिंग वर्ड यानी कंजंक्शन के साथ आपस में दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है और एक सेंटेंस बना दिया गया। अब इसमें अब फर्दर जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि टॉम ये एक सब्जेक्ट है, और वॉज रीडिंग अ नॉवेल ये टॉम का प्रेडिकेट है, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। देन देर इज अनदर सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स, और सॉरी, और इस सब्जेक्ट का, हिज फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट का अपना प्रेडिकेट है, जाती प्रेडिकेट है। वो क्या है? वर मेकिंग अ नॉइस। यानी पता ये चला कि ये एक लॉन्गर सेंटेंस है, टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल बट हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइस। ये एक लॉन्गर सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, और दोबारा फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि किसी एक लॉन्गर सेंटेंस के अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, और उस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, सेंटेंस का एक हिस्सा हो, और हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसका, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो। यानी सादा लफ्जों में, किसी बड़े सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट और एक उस सब्जेक्ट का अपना प्रेडिकेट पड़ा हुआ है, तो बड़े सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं ये क्लॉज है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज है टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल,
और दूसरी क्लॉज है हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइज। व्हाई दीज आर क्लॉजेस? बिकॉज टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल, इसमें टॉम सब्जेक्ट है और वॉज रीडिंग अ नॉवेल ये प्रेडिकेट है। इस सब्जेक्ट का अपना प्रेडिकेट है और ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, तो इसलिए ये एक क्लॉज है। इसी तरह से हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है और इसका अपना प्रेडिकेट है वर मेकिंग अ नॉइज, तो हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइज ये भी एक क्लॉज है। यानी ये सेंटेंस जो है दो क्लॉजेस के साथ बना हुआ है। ठीक हो गया। अब जब सेंटेंस हमने प्रीवियस स्लाइड में एक बात डिस्कस की थी कि किसी सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेस हों और उन दोनों क्लॉजेस को अगर अलग अलग लिख दिया जाए और वो दोनों क्लॉजेस अपने कंप्लीट मीनिंग्स दे दें तो उसको हम कहते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे ये एग्जांपल, टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल बट हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइज। इसमें दोनों को अगर हम अलग अलग लिख देते हैं, टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल इसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये कंप्लीट सेंस देगा। इसी तरह हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग अ नॉइज इसके आगे भी फुल स्टॉप लगा देते हैं अलग सेंटेंस बना के, तो ये भी कंप्लीट सेंस दे देगा। लिहाजा ये दोनों क्लॉजेस जो हैं ये इक्वल रैंक की हैं, नंबर वन, या ये अपने इंडिपेंडेंट कंप्लीट मीनिंग्स दे सकती हैं। देयरफॉर ये सेंटेंस जो है क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसकी सब क्लॉजेस, तमाम क्लॉजेस अपने कंप्लीट मीनिंग्स दे सकती हैं अगर उन्हें अलग सेंटेंस बनाकर लिख दिया जाए। और नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को देखते हैं। वो यहां पर हम ये भी सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमारे पास इस तरह से है, टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल वाइल अदर्स वर स्लीपिंग। अब इसमें हुआ क्या है, टॉम सब्जेक्ट है, वॉज रीडिंग अ नॉवेल ये इसका प्रेडिकेट है। लिहाजा टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल ये एक क्लॉज है क्योंकि ये एक बिगर सेंटेंस का हिस्सा है। इसी तरह अदर्स वर स्लीपिंग, इसमें अदर्स सब्जेक्ट है, वर स्लीपिंग इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, लिहाजा ये भी एक क्लॉज है, अदर्स वर स्लीपिंग। बट मसला ये है कि टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल इसको अलहदा सेंटेंस बनाकर लिख देते हैं तो ये अपने कंप्लीट मीनिंग दे देता है, लेकिन जैसे ही हम ये लिखते हैं वाइल अदर्स वर स्लीपिंग तो ये अपने कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे सकता। ठीक है, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज है वाइल अदर्स वर स्लीपिंग। जो भी क्लॉज ये आगे जाके इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगी, वो क्या होगी, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास, टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल व्हाइल अदर्स वर स्लीपिंग, इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज हम उसको कहते हैं जो अपने, जिसको अलग लिख दिया जाए तो अपने कंप्लीट मीनिंग्स ना दे सके। जैसे वाइल अदर्स वर स्लीपिंग इसको अलग लिखें तो ये कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे सकती, देयरफॉर ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस बना है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज से, लिहाजा इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्रीवियस सेंटेंस हमारे पास क्या था, कंपाउंड सेंटेंस था, क्योंकि दोनों क्लॉजेस अलग अलग लिखने से कंप्लीट मीनिंग्स देती थी। बट इन दिस केस दोनों क्लॉजेस को अलग अलग लिखते हैं तो एक क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देती है और वाइल अदर्स वर स्लीपिंग ये इनकम्प्लीट मीनिंग्स देती है, देयरफॉर ये क्लॉज डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाएगी, ये सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बात हो चुकने के बाद अब एक और बात की तरफ आइए। हम अगर ये लिखते हैं वाइल अदर्स वर स्लीपिंग, इसको सेंटेंस बनाकर खुदा ना खास्ता लिख देते हैं, आगे फुल स्टॉप हमने लिख दिया, दिस इज द साइन कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमने लिखा वाइल अदर्स वर स्लीपिंग, तो इसका तर्जमा है, इसका मानी है जबकि दूसरे लोग सो रहे थे।
तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देता। अगरचे इसका अपना सब्जेक्ट है अदर्स और इसका अपना प्रेडिकेट है वर स्लीपिंग, तो ये अपने कंप्लीट मीनिंग्स उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक इसके साथ कोई मेन क्लॉज ना आए, इंडिपेंडेंट क्लॉज ना आ जाए। ठीक हो गया? तो ऐसी क्लॉज जो डिपेंडेंट हो, प्लीज नोट कीजिएगा इस चीज को, ऐसी क्लॉज जो डिपेंडेंट हो उसको अगर एक सेंटेंस की सूरत में लिख दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्रेगमेंट है, वो सेंटेंस नहीं है, वो क्या है? फ्रेगमेंट है। तो वाइल अदर्स वर स्लीपिंग, अगर इसको हमने सेंटेंस की सूरत में लिख दिया है तो ये फ्रेगमेंट है। ठीक हो गया? तो फ्रेगमेंट की निशानी क्या होती है कि इसमें शुरू में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जैसे यहां पर है वाइल, देन सब्जेक्ट होता है जैसे यहां पर है अदर्स, और प्रेडिकेट होता है जैसे यहां पर है वर स्लीपिंग। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसको हम सेंटेंस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। एंड प्लीज रिमेंबर, अपने किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में कभी भी फ्रेगमेंट ना लिखिए। वाई? अब आपको रीजन समझ आ चुकी है कि फ्रेगमेंट कंप्लीट मीनिंग ही नहीं देता, वाइल अदर्स वर स्लीपिंग ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। तो ये पीस ऑफ राइटिंग के अंदर ब्लंडर होता है, फ्रेगमेंट को लिख देना। ठीक हो गया जी? सो ये बातें डिस्कस कर लेने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट है हमारे पास ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जी, अब हमारे पास टॉपिक आ गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, हम ये समझते हैं सेंटेंस बस सेंटेंस ही होता है। ठीक हो गया? तो ऐसी बात नहीं है, हर सेंटेंस की एक खास सेंस होती है। ठीक हो गया? तो उनके मुताबिक, उनके मानी के मुताबिक हम देखते हैं कि सेंटेंसेस की कितनी टाइप हैं। अभी हमने जो टाइप देखी थी कि एक हमने कहा था सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने देखा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको हमने कहा था ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। देन वी सेड कि अगर किसी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो फिर आपका क्वेश्चन बनता है ये कौन सी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ गई? ये मानी के लिहाज से हैं। अर्लियर जो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने कहे थे वो स्ट्रक्चर के लिहाज से कहे थे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। अब सेंटेंस के मीनिंग्स के लिहाज से हम देख रहे हैं कि इनकी कितनी काइंड्स हैं, किसमें कितनी है। लेट्स मूव। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जनाब चार हैं हमारे पास। एक है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, और नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड देन इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल्स। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनके मानी को देख लीजिए। असर्शन हम कहते हैं किसी स्ट्रांग स्टेटमेंट को, और डिक्लेरेशन हम किसे कहते हैं? कोई बात बता देना, सादा सादा कोई बात बता देना, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जिसमें स्ट्रांग हमारी स्टेटमेंट है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। दीज आर इन द वन क्लास, इन्हें एक ही क्लास के अंदर, इन ओनली वन क्लास, एक ही क्लास के अंदर इन्हें रखा गया हुआ है। इनके दरमियान में डिफरेंशिएट करने में हम जाते नहीं है। मसलन हमारे पास सेंटेंस है शी लाइक्स राइटिंग ऑन साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अब ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है, सादा सादा एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है? दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन इट वाज रेनिंग, ये भी क्या है? सादा सादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ये स्ट्रांग स्टेटमेंट है, तो स्ट्रांग स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे? दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक हो गया?
है ये भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी और इट वाज रेनिंग, ये भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये दोनों हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, बट दोनों में फर्क क्या है कि इट वाज रेनिंग ये एक सादा सादा इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, और ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इसमें थोड़ा सा जरा फोर्स ज्यादा है ये भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फॉर दिस रीजन इसे हम कहेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। देन द स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द क्लास, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मजमूई तौर पर फिर बात यह हुई कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नाम ही काफी है, इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन पूछे, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा गया हो, कोई बात पूछी गई हो। ठीक है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल्स आर वेयर डू यू लिव और इज इट रेनिंग। तो वेयर डू यू लिव इसमें कुछ मालूमात पूछी गई हैं, इज इट रेनिंग इसमें भी कुछ मालूमात पूछी गई हैं, एंड विल दे कम ऑन टाइम इसमें भी कुछ मालूमात पूछी गई हैं। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मजे की एक बात, हमने कहा था एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है सेंटेंस का, उसको हम कहते हैं SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न होता है। ठीक है, और अगर सेंटेंस का पैटर्न SVO के अलावा कुछ हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बजाय ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है। ठीक है, तो तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप ये देखें, एक आसान सी बात है कि इज इट रेनिंग, तो इसमें वर्ब पहले आ गया इज, देन सब्जेक्ट जो डमी है यहां पर इट, ठीक है, एंड देन द वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, इसका ऑर्डर ब्रेक हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर ऑर्डर था वो इसके अंदर ब्रेक हो गया। ठीक है, और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट शुरू में आ गया। तो इस वजह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस क्लास के अंदर रखते हैं, हम इन्हें रखते हैं उस क्लास के अंदर, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इन्वर्टेड सेंटेंसेस की क्लास में रखते हैं। ठीक हो गया। However, coming back to the point, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे हम कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई हो, यानी अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें क्या कहा गया है, यू कैन से ये इंटोनेशन पे डिपेंड करेगा कि अगर जरा ज्यादा फोर्स से कहा है तो दिस कैन बी एन ऑर्डर, अगर पोलाइटली कहा गया है तो दिस कैन बी रिक्वेस्ट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में की जाए उसको हम कहते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखिए, नेवर चीट द मैन इन द मिरर। अब ये क्या है, ये ना ऑर्डर है ना ये रिक्वेस्ट है, ये है एक सजेशन। नेवर चीट द मैन इन द मिरर, आईने में जो शख्स नजर आता है उसको कभी धोखा नहीं देना। तो आईने में कौन दिखाई देता है, हमारी अपनी जात। तो बहुत खूबसूरत ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि अपनी जात को कभी धोखा ना दें। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। हाउएवर, इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर क्या डेफिनेशन इसकी क्या बनी हमारे पास, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या सजेशन हो, उसको हम कहते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज लिसन टू मी। अब ये भी क्या है, ये एक पोलाइटली अटेंशन लेने के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरह की पोलाइट बात, इसको भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अब मेरा यहां पर आपसे एक क्वेश्चन है कि इसमें सेंटेंस वाली सारी खूबियां क्या मौजूद है, सेंटेंस की खूबियां क्या होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सेंटेंस के बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट।
ठीक हो गया। तो इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मुझे फरमाइए कहां पे है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है। मी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और अ ग्लास ऑफ वाटर अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। नेवर चीट द मैन इन द मिरर, तो नेवर एडवर्ब है, चीट वर्ब है, सब्जेक्ट कहां पे है? द मैन तो ऑब्जेक्ट हो गया। एंड प्लीज लिसन टू मी, इसमें लिसन वर्ब है, ठीक हो गया। और टू मी ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ये टेक्निकल बातें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सो सब्जेक्ट तीनों में ही नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस फिर सेंटेंस कैसे हुआ अगर इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है? ये तो मियरली प्रेडिकेट्स हैं। तो ये बात याद रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा कोई सजेशन होती है या रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है। तो सजेशन, रिक्वेस्ट या ऑर्डर हम मुखातिब बंदे को ही कहते हैं ना, जिससे हम मुखातिब हों, सामने मौजूद बंदे से कहते हैं। देयरफॉर इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो होता है यू। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? यू। लेकिन लिखने में और बोलने में नहीं आता। दैट इज ऑलवेज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। और ग्रामर हमें यहां पर ना सिर्फ अलाउ करती है बल्कि कमांड करती है कि आपने यू लिखना नहीं है, ये वेल अंडरस्टूड है। सो ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जिसमें सिर्फ प्रेडिकेट होता है और सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, अंडरस्टूड होता है, ठीक हो गया। लिहाजा ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा उतरता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट वेल अंडरस्टूड है। और ग्रामर ने हमें अलाउ किया है, रादर ऑर्डर किया कि लिखना नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की अब स्टेटमेंट डेफिनेशन क्या बनी? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन इंट्रेटी, इंट्रेटी मीन्स हम्बल रिक्वेस्ट, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। सो हमने देखा अभी तक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें सिंपल कोई मालूमात आप किसी को प्रोवाइड करते हैं या किसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के जरिए मालूमात प्रोवाइड करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। और इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई नसीहत, एडवाइस या सजेशन या कोई रिक्वेस्ट हो सकती है या ऑर्डर हो सकता है। और लास्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है पुकार उठना। और हम कब पुकार उठते हैं? अंडर सम इमोशंस, इमोशंस की वजह से हम पुकार उठते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इमोशंस को एक्सप्रेस करें उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ लवली बोके ऑफ फ्लावर्स इट इज। तो ये क्या है? हम फूलों के गुलदस्ते को देखकर हमारे जज्बात जो है वो भड़के हैं और हमने उसको दाद दी है। व्हाट अ लवली बोके ऑफ फ्लावर्स इट इज, कि ये कितना ही शानदार फूलों का गुलदस्ता है। तो इज इट अ क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल, ये तो दाद दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्विक इमोशंस को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ स्टार्ट होने वाला वर्ड सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की निशानी यह है कि इसके आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा गया होता है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शो ही ये करता है कि ये क्विक इमोशंस को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इस सेंटेंस में।
दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेंटेंस, दिस इज नॉट अ प्लेन सेंटेंस। ठीक है, एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन ही ये है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता। ठीक, और दूसरे ये कि इसके आखिर पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, इसको पंक्चुएट करने का तरीका ये है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेलोडियसली शी सिंग्स। तो इज इट अ क्वेश्चन? नो, नॉट एट ऑल। इसमें उसकी सिंगिंग की तारीफ की जा रही है कि वो कितने तरन्नुम से गाती है। ठीक हो गया। सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्विक इमोशंस को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दो ये शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ। इसके बाद दैट इज सच अ गॉर्जियस रिंग। अब इसमें हुआ क्या है, ये वर्ड सच आ, ये सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि इसने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, एम्फेसिस दे दिया है। ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं दिस इज अ गॉर्जियस रिंग, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाना था, और इन दैट केस हम इसके आखिर पे सिर्फ फुल स्टॉप लगाते। बट व्हेन वी सेड दिस इज सच अ गॉर्जियस रिंग, तो इसके अंदर फोर्स आ गई, और उस फोर्स के साथ साथ इमोटिव हो गया ये सेंटेंस। तो जो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इसके आखिर में भी पंक्चुएशन मार्क क्या है, वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये भी क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो डेफिनेशन क्या बनी, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस की मीनिंग्स के लिहाज से टाइप्स आ गई। इसके बाद जनाब हम कहां जाएंगे, हम एक और स्लाइड देखेंगे। वी हैव एम्पल टाइम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे अब आप कहिए थोड़ा बाकायदा ग्रामर शुरू हो गई है। अभी तक तो हम सेंटेंस और सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको देख रहे थे, ठीक है, और मीनिंग्स के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने उनकी टाइप्स देखी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे मैं बचपन में जब मैंने ये बात सुनी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लफ्ज सुना, मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कोई साइकिल या गाड़ी के पुर्जे हैं, ठीक है, कि हम उसके पार्ट्स वगैरह पढ़ने लगे। बट लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड, आई लर्नड, आई वॉज टॉट, मुझे सिखाया गया, बताया गया कि ये वो पार्ट्स इस तरह से नहीं है। ठीक है, देखते हैं पार्ट्स ये किस तरह से है। देखिए, इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं, लॉन्ग बूट पड़े हुए हैं और फुट मैट पड़ा हुआ है, डोर है, थिंग्स लाइक दैट। तो हम इसमें एक बात समझ सकते हैं कि हर एक चीज का अपना यूजेज है और वो अपनी जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है ना। अब डोर अंदर की तरफ ओपन हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल कि हम ये फुटमैट अंदर रख दें, हर दफा दरवाजे से टकराएगा। ठीक हो गया। एंड डोर की जगह के ऊपर हम विंडो नहीं लगा सकते कि हम जहाँ पे डोर है यहाँ विंडो लगा दें और आने जाने के लिए विंडो के अंदर से टॉप के अंदर जाएं। ठीक हो गया। तो इसकी अपनी जगह है, अपना यूजेज है, मैट का अपना यूजेज है और इसकी अपनी एक जगह है, और शूज का अपना यूजेज है और इनकी अपनी जगह है। श्योरली शूज पाँव में ही पहनने के लिए होते हैं, बगल में दबाने के लिए नहीं होते। मासवाए इसके कि वो बाज नालायक लोग बगल में दबा के भाग भी जाते हैं। हाउएवर दैट्स नॉट अ टॉपिक। तो या इस पिक्चर से मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि हर एक चीज का एक मखसूस इस्तेमाल है, और उस इस्तेमाल के पेश नजर उसकी एक मखसूस जगह है, उसी जगह पर रखा जाता है। इसी तरह से होता यह है कि सेंटेंस के अंदर अल्फाज का एक अपना मखसूस यूजेज है, मखसूस इस्तेमाल है हर लफ्ज का, मखसूस रोल है, मखसूस फंक्शन है
सेंटेंस में हर वर्ड का, और उस फंक्शन की वजह से उस वर्ड को सेंटेंस में उसकी मखसूस जगह पे ही रखा जाता है और उसकी स्पेसिफिक जगह पर ही रखा जा सकता है। अगर हम सेंटेंस में वर्ड का जो रोल है उसके रोल के बरक्स किसी और जगह पे रख देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये जो रोल असाइन करने का अमल है, किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का रोल क्या है, उस रोल की बुनियाद पर उस वर्ड को एक खास टर्म दे दी जाती है, एक खास नाम दे दिया जाता है। इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी से बल्कि इस तरह से स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, हर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन तमाम वर्ड्स का उस सेंटेंस में मखसूस रोल होता है और उस मखसूस रोल की वजह से उनको एक मखसूस अरेंजमेंट में लिखा जाता है, खास तरतीब में लिखा जाता है। तो वर्ड का रोल और रोल के मुताबिक सेंटेंस के अंदर उसकी प्लेस, ये रोल कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक हो गया। अब एक और जरा क्या कहें एनोलॉजी, वो मुलाहिजा फरमाएं। सपोज ये एक बैरल है जिसके अंदर इंग्लिश जुबान की सारी विकेबलरी पड़ी हुई है, तमाम अल्फाज इंग्लिश जुबान के इसके अंदर पड़े हुए हैं। देन जैसे ही हम लफ्ज यूज करने के लिए इसमें से निकालते हैं तो ये ट्वीटी साहब तशरीफ ले आते हैं एक फिल्टर लेके और ये कहते हैं कि जनाब जो लफ्ज आप इसमें से निकालेंगे और उसको यूज करना चाहेंगे मैं उसको पहले फिल्टर करूंगा। ठीक हो गया। एंड दिस फिल्टर इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम कोई लफ्ज पिक करते हैं, जब हम कोई लफ्ज चूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस लफ्ज का रोल क्या है और उस रोल के मुताबिक वो सेंटेंस में अपनी प्लेस पर जाएगा। ठीक है। उस रोल को हम कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक इसका हमने नाम रखना है। जब वो लफ्ज इस फिल्टर में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिल्टर में से गुजरता है, तो वो किसी एक क्लास में जाएगा, 8 में से किसी एक क्लास में। आइदर वो लफ्ज नाउन होगा, या नाउन नहीं है तो प्रोबेबली एडजेक्टिव होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रपोजिशन होगा, या कंजंक्शन होगा, या वो इंटरजेक्शन होगा। इंग्लिश जुबान के तमाम अल्फाज, जितने भी अल्फाज हैं, जब वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। ठीक हो गया। इन कैटेगरीज को मिला के हम नाम देते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दैट इज व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर। अब इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेने के बाद आगे चलते हैं कि इनको ये जो हमने रोल असाइन किए हैं, वर्ड को जो नाम दिया है, वर्ड के रोल को जो नाम दिया है, लाइक नाउन, तो नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एंड प्रोनाउन एंड सो ऑन। ये टर्म्स जो हैं ये एक्चुअली इनके मानी क्या है, इन टर्म्स के मानी क्या है। एंड बाय द वे जो हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो इन्हीं टर्म्स को समझने का नाम है। इन टर्म्स को हमने समझना है और इसके मुताबिक सेंटेंस के अंदर इनके यूजेज को समझना है। किसे, अगर हमारे पास कोई नाउन है तो उसको सेंटेंस में हमने कहां पर यूज करना है। ठीक है। कोई एडजेक्टिव है तो वो हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। कोई प्रोनाउन है या वर्ब है, एंड सो ऑन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से जो वर्ड्स का रोल होता है, उनके रोल के मुताबिक सेंटेंस के अंदर हमने किस प्लेस पर उन्हें यूज करना है और किस हालत में उन्हें यूज करना है। हालत से मेरी मुराद ये है, बुरी हालत नहीं, हालत से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं, गो, वेंट, गॉन,
तो इसको समझ लें, ये मैं कह रहा हूं कि वर्ड की कौन सी हालत हमने इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी बातें सीखना, ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो हमारा इस सेशन के अंदर टास्क होगा। ठीक है, बुनियादी तौर पर हमने ये चीजें सीखनी है। तो आइए सबसे पहले इनके साथ कुछ अलग अलग पैदा करते हैं कि नाउन क्या चीज है। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे हम कहते हैं? किसी पर्सन या प्लेस या किसी थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। पर्सन हमें समझ आता है, किसी बंदे के नाम को हम नाउन कहते हैं। ओके, प्लेस भी हमें समझ आती है कि किसी प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं। और थिंग भी हमें समझ आता है कि किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। बट इंग्लिश ग्रामर में थिंग से जरा थोड़ा सा हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। थिंग से मुराद हमारी ये होती है तमाम वो चीजें जिन्हें हम अपनी फाइव सेंसेस से फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं एंड गैसेस। तो इन्हें हम अपनी फाइव सेंसेस से फील कर सकते हैं, लिहाजा साइंस ये कहती है कि ये थिंग्स हैं। और हमारे जहन में थिंग्स से कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस वाला कॉन्सेप्ट ही होता है। बट इंग्लिश ग्रामर में साइंस के कॉन्सेप्ट से हमें थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, उसे आगे जाना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर में थिंग से मुराद सिर्फ वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीजें ही थिंग नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि तमाम वो चीजें, बाकी वो चीजें भी जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं और वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उनको इमेजिन कर सकते हैं और उनका नाम रख सकते हैं, उन्हें कोई नाम दे सकते हैं, वो चीजें भी थिंग की कैटेगरी में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जॉय, खुशी। अब दिस इज नॉट समथिंग टेंजिबल। ठीक है, आई फेल्ट जॉय, मैंने खुशी महसूस की। आप मुझे आके कहते हैं सर वो जॉय मुझे टेस्ट करा दें, या वो मुझे सुंघा दें जॉय, या मुझे टच करवा दें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो एक फीलिंग है, दैट इज नॉट टेंजिबल, दैट इज इनटेंजिबल। ठीक हो गया। या पेन, अब वो जिसको दर्द हो रही होती है उसी को हो रही होती है, दैट इज नॉट समथिंग टेंजिबल। ठीक हो गया। या ड्रीम या इमेजिनेशन, तो वो क्या चीजें हैं? वो टेंजिबल चीजें नहीं है, हमारी फाइव सेंसेस नहीं उन्हें पकड़ सकती, वो उन्हें फील नहीं कर सकती, वो फाइव सेंसेस से बियॉन्ड चीजें हैं। तो वो हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है या हमारी फीलिंग्स का हिस्सा है, जॉय और ड्रीम और पेन। ठीक है, इनटेंजिबल है। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि ये भी थिंग्स की कैटेगरी में आएगा, और उन चीजों को जो इनटेंजिबल हैं उनको जो हमने नाम दिया है वो भी नाउन की कैटेगरी में आएगा, जिस तरह के जॉय या ड्रीम या पेन। अब हम आते हैं नाउन की एग्जाम्पल्स के ऊपर। से हमारे पास सेंटेंस है, जेम्स लिव्स नियर द रिवर टेम्स। तो आप इसमें देखिए पर्सन का नाम है जेम्स, सो दिस इज अ नाउन। और रिवर टेम्स, ये एक रिवर का नाम है, देयरफॉर दिस इज अ नाउन। ठीक हो गया। तो पर्सन और प्लेस के नाम हमने देखे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। देन नाउन के लिए, हिज विजडम वन हिम ग्रेट ऑनर। तो आप इसमें देखिए जनाब हुजूर, विजडम, जहानत, तो क्या ये कोई टेंजिबल चीज है? हमारी फाइव सेंसेस, हम इसे छू सकते हैं, चख सकते हैं, टच, टेस्ट, स्मेल और साइट और हियरिंग के अंदर आता है? नहीं आता। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनटेंजिबल चीज है। सो लेकिन हम इसे एक नाम दे सकते हैं, देयरफॉर विजडम क्या है? ये थिंग की कैटेगरी में आएगा एंड दिस इज अ नाउन। इसी तरह से ऑनर, ये भी टेंजिबल नहीं है, बट ये एक सरकमस्टांसेस है किसी के साथ। ठीक है, और हम उसे नाम दे सकते हैं। और क्योंकि हम
काके का नाम रख सकते हैं, लिहाजा ये काका क्या है, ये नाउन है। गेट दैट? सो पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के नामों को हम कहते हैं कि ये नाउन होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए एडजेक्टिव। ठीक है जी, इसका डी जो है वैसे इंग्लिश दान लोग वो कहते हैं कि इसको नहीं बोलते, इसको प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे फ्रिज में FRID, उसमें भी डी जो है हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो वो कहते हैं ये साइलेंट है, एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव किस वर्ड को कहते हैं? ऐसा वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो लफ्ज जो किसी नाउन में या किसी प्रोनाउन में कुछ मीनिंग्स ऐड करे, उस लफ्ज को हम कहते हैं ये एडजेक्टिव है। लाइक ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बॉय क्या है? दिस इज अ नाउन, पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। सो बॉय एक नाउन है। तो इफ आई से ही इज अ बॉय, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। बट व्हेन आई से एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये वर्ड जो इंटेलिजेंट है, ये क्या कर रहा है? ये बॉय की कोई क्वालिटी बता रहा है। ठीक हो गया? या बॉय का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, या यूं कहिए कि बॉय के मीनिंग्स के अंदर कुछ ऐड कर रहा है, या यूं भी कह लें कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है? नाउन में जो लफ्ज कोई मीनिंग्स ऐड करता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है। अगेन मैं डी के ऊपर जोर देता हूं, ये एडजेक्टिव है। ठीक है? सो इंटेलिजेंट इस सेंटेंस में क्या है? ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एडजेक्टिव के लिए। देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस ब्यूटीफुल रूम। तो नाउन है हमारे पास गर्ल्स, और हाउ मेनी गर्ल्स? 3। तो ये देखिए, ये नंबर जो है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के मानी में कुछ इजाफा कर रहा है। ठीक है? देयरफॉर 3 भी एडजेक्टिव है। देन हम देखते हैं रूम हमारे पास एक नाउन है, और उससे पहले 2 लफ्ज हैं जो इस नाउन के मीनिंग्स में इजाफा कर रहे हैं। जैसे व्हेन वी से ब्यूटीफुल रूम, तो ब्यूटीफुल क्या है? ये रूम की क्वालिटी बता रहा है, या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देयरफॉर ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। एंड व्हेन वी से दिस रूम, तो विच रूम? दिस रूम। तो दिस भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर उसके मानी में इजाफा करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। देन प्रोनाउन, तो अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह के ऊपर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जॉन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज वन द रेस। अब यहां पर ये लफ्ज जो है ही, ये प्रोनाउन है। वाई दिस इज अ प्रोनाउन? बिकॉज ये जो लफ्ज है, ये नाउन जॉन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। और इन फैक्ट सेंटेंस इस तरह से था, जॉन इज हैप्पी बिकॉज जॉन हैज वन द रेस। तो नाउन को रिपीट करने की बजाय हमने नाउन की जगह पर एक और लफ्ज लिख दिया, जो इन फैक्ट जिससे मुराद वो नाउन ही है। तो ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर नाउन को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस लफ्ज को हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउंस मोस्ट कॉमन जो हमारे सामने होते हैं वो क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यही अल्फाज हैं जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर दीज आर द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का किस्सा तमाम करने के बाद, नहीं तमाम नहीं हुआ, अभी एक और एग्जांपल देखिए। द पार्सल इज वेयर यू लेफ्ट इट। तो ये जो लफ्ज है इट, ये किसको रेफर करता है? नाउन पार्सल को रेफर करता है।
नाउन की जगह पर हमने इस्तेमाल किए। अगर हम इस प्रोनाउन को ना यूज करें तो सेंटेंस हमें कैसे बनाना पड़ेगा? विल हैव टू से द पार्सल इज वेयर यू लेफ्ट द पार्सल। तो वो नाउन की रेपिटिशन हो जानी थी। तो उस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पर एक लफ्ज लिख देते हैं जिससे मुराद वही नाउन होता है। तो नाउन की जगह पर जो लिखा गया लफ्ज होता है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। देन वर्ब पे आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज वर्ब ही है, क्योंकि ये आपके सेंटेंस के मीनिंग्स को डिसाइड करता है। ठीक हो गया। और बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जब हम टेंसेस में जाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में स्ट्रेट बजाय इनकी डिटेल में जाने के टेंसेस के ऊपर चला जाऊंगा, ताकि राइट इन द बिगिनिंग आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो जाए और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आना शुरू हो, ठीक तरह से समझ आना शुरू हो, और जो आप लिख रहे हैं वो आप ठीक तरह से लिख सकें। देन विल गो इन द फर्दर डिटेल्स ऑफ these parts of speech. However, coming back to the point, verb ये सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज होता है सेंटेंस के अंदर। लेट्स हैव अ लुक कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट। ऐसा लफ्ज जो किसी एक्शन को जाहिर करता है या किसी स्टेट को, हालत को जाहिर करता है। ठीक है। मसलन शी सैंग वेल दिस इवनिंग। तो इसमें ये लफ्ज जो सैंग है ये किस चीज को जाहिर करता है? ये एक एक्शन को जाहिर करता है। ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ वर्ब। तो वर्ब क्या लफ्ज है जो किसी एक्शन को जाहिर करता है। स्टेट वाली एग्जांपल भी हम आगे देखते हैं। आई बिलीव इन अल्लाह। अब बिलीव, ईमान रखना, दिस इज नॉट जाहिर में कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, बट एक स्टेट है, एक कैफियत है, एक हालत है जो प्रिवेल कर रही होती है, जो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है। तो ये है स्टेट, आई बिलीव इन अल्लाह। तो बिलीव ये वर्ब है, ये एक्शन को नहीं शो कर रहा, ये स्टेट को शो कर रहा है। तो वर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करता है। ठीक हो गया जी। जिस तरह से रीडिंग, ही इज रीडिंग, सपोज हम ये एक एग्जांपल देते हैं, ही इज रीडिंग। तो रीडिंग और रनिंग में फर्क क्या है? रनिंग ये ऐसा वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, बंदा कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रीडिंग, अच्छा आप कहेंगे कि रीडिंग भी वो रीडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि वो स्टेट को जाहिर करता है कि वो किस अमल में से गुजर रहा है। या मैं ये कहता हूं ही इज थिंकिंग, तो अब कम से कम सोचना वो कोई रनिंग की तरह एक्शन नहीं है, वो एक हालत है, वो एक स्टेट है। तो वो वर्ब्स का इससे हमें पता क्या चला कि ये दो तरह की सूरत हाल को एक्सप्रेस करते हैं। या ये एक्शन को जाहिर करते हैं कि फिजिकली कोई अमल होता हुआ दिखाई देता है, या ये किसी स्टेट को, किसी हालत को जाहिर करते हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के बाद बारी आ जाती है जी एडवर्ब की। अब ये लफ्ज को जरा थोड़ा सा गौर से देखें तो वर्ब से पहले ए डी ऐड किया हमने। यानी एडवर्ब क्या चीज है? ऐसा लफ्ज जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वापस जाते हैं, लेट्स गो देयर, काफी पीछे जाना पड़ेगा। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो इनकी आपस में जरा थोड़ी रिश्तेदारी है, ये आपस में रिश्तेदार है। नाउन, हमने कहा पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव नाउन का रिश्तेदार है। ये हमेशा जाके नाउन को ही मॉडिफाई करेगा। इसका ताल्लुक है ही नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ। वाई? इन फैक्ट प्रोनाउन
रेफर ही वो नाउन को करता है। तो ये कह लें कि ये नाउन का दूसरा रुख है प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि ये नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव की रिश्तेदारी है नाउन और प्रोनाउन के साथ, इसकी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। फिर हमने देखा वर्ब एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है। तो इसका आगे एक हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज एडवर्ब। तो असल में यहां पर मैं क्यों लेके आया हूं ये बताने के लिए कि एडवर्ब की रिश्तेदारी वर्ब के साथ है। बिकॉज एक तो इसके नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब, वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है। ठीक हो गया ना। तो एडवर्ब की रिश्तेदारी वर्ब के साथ है, ये जब भी कोई काम करेगा वर्ब के साथ करेगा, बट इसका थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एडवर्ब जो है वो वर्ब के अंदर कुछ मीनिंग्स ऐड कर सकता है। प्लीज नोट द पॉइंट। ये एक फंक्शन इसका ये है कि ये वर्ब के अंदर मीनिंग्स ऐड कर सकता है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये किसी एडजेक्टिव के अंदर भी मीनिंग्स ऐड कर सकता है। एंड तीसरा फंक्शन ये है कि ये अनदर एडवर्ब के अंदर भी मीनिंग्स ऐड कर सकता है। तो एडवर्ब के तीन फंक्शन है, इसकी तीन जगह ताल्लुकदारी है। एक तो वर्ब के साथ, ये वर्ब में मीनिंग्स ऐड करता है। एक एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग्स ऐड करता है, और अनदर एडवर्ब के अंदर भी मीनिंग ऐड कर सकता है। तो ये तीन फंक्शन करने वाले अल्फाज को हम कहते हैं ये एडवर्ब्स हैं। नाउ लेट्स गो एंड सी के एडवर्ब की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। ओके, इसकी डेफिनेशन को एक नजर देखते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वो वाला लफ्ज जो किसी वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड कर दे, या ऐसा लफ्ज जो किसी एडजेक्टिव में मीनिंग्स ऐड कर दे, या ऐसा लफ्ज जो किसी और एडवर्ब में मीनिंग्स ऐड कर दे, उन तमाम अल्फाज को हम कहते हैं ये एडवर्ब्स हैं। सो एडवर्ब के तीन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए। प्लीज क्लोज द डोर जेंटली। अच्छा, बाय द वे उर्दू के अंदर ये हर रिक्शे के दरवाजे पे लिखा होता है कि बराए मेहरबानी दरवाजा आहिस्ता बंद करें। और अब तो उबर वाले भी सोच रहे होंगे कि वो गाड़ियों के दरवाजे पे लिखते हैं। हाउएवर, प्लीज क्लोज द डोर जेंटली। अब ये वर्ड जेंटली क्या कर रहा है? जेंटली के मानिए आहिस्ता से। तो क्या आहिस्ता से? क्लोज, क्लोज जेंटली। ये जेंटली वर्ड जो पड़ा हुआ है ये सेंटेंस के आखिर में है, बट इसका ताल्लुक वर्ब के साथ जाके बन रहा है। डोर जेंटली कुछ मानी नहीं दे सकता, लिहाजा जेंटली का डोर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज जेंटली, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं बनता। ताल्लुक किसका बनता है? क्लोज जेंटली। तो ये वर्ड जो है जेंटली, ये किसको जाके मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को जाके मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के अंदर मीनिंग्स ऐड कर रहा है। देयरफॉर ये एडवर्ब है जेंटली। तो पहली एग्जांपल हमने अभी जो देखी है इसमें हमने ये देखा है कि एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब के अंदर मीनिंग्स ऐड करता है। देन एडवर्ब का नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अ स्नेल मूव्स क्वाइट स्लोली। तो स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, मूव्स को। मूव्स स्लोली, किस तरह से मूव करता है? स्लोली मूव करता है। तो स्लोली एक एडवर्ब है, बट हमने उससे पहले एक और लफ्ज लिखा हुआ है क्वाइट स्लोली, तो बिल्कुल ही आहिस्ता से। तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड क्वाइट, तो ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब का दूसरा फंक्शन हमने देखा कि ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, उस लफ्ज को भी हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली एडवर्ब था, इस एडवर्ब को पकड़ के क्वाइट ने जाके मजीद मॉडिफाई कर दिया, लिहाजा क्वाइट भी एडवर्ब है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है जी, दिस इज अ वेरी गुड एथलीट। तो इस सेंटेंस में देखिए नाउन है हमारे पास एथलीट,
जिसके मुतालिक हम अभी बात करना चाह रहे हैं कि एथलीट एक नाउन है। इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक लफ्ज गुड। गुड एथलीट। कैसा एथलीट? गुड एथलीट। तो गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। बट ये वेरी क्या है? ये जो लफ्ज वेरी है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी गुड। कितना गुड? वेरी गुड। ये एथलीट को नहीं जाके मॉडिफाई कर रहा। वी कैन नॉट से वेरी एथलीट। टिम इज अ वेरी एथलीट नहीं कह सकते। लिहाजा वेरी का ताल्लुक डायरेक्टली एथलीट के साथ नहीं है। तो वेरी का ताल्लुक किसके साथ है? गुड के साथ है। एंड गुड क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से? ये एडजेक्टिव है। देयरफॉर हमने देखा कि यहां पर ये वर्ड वेरी जो है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। तो इन दिस सेंटेंस वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। करेक्ट। आगे चलिए। अब हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन क्या अल्फाज हैं? वो कहता है अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप। पॉइंट टू बी नोटेड, ये लफ्ज क्या है? इंपॉर्टेंट मोस्ट कीवर्ड इसका रिलेशनशिप। shows the relationship between a noun or a pronoun and the other words in a sentence. सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करता है सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ। ऐसा लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करे सेंटेंस में मौजूद किसी और वर्ड के साथ, उस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड को हम कहते हैं कि ये प्रेपोजिशन है। करेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, माई बुक इज इन माई बैग। तो नाउन क्या है हमारे पास? वो बैग है। ठीक हो गया। और एक और नाउन है बुक। तो इन दोनों नाउन्स का रिलेशनशिप बता रहा है कि बुक कहां पर है? इन माई बैग। तो दोनों नाउन्स का रिलेशनशिप है। ये लफ्ज इन एक्सप्रेस कर रहा है। देयरफॉर इन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। प्रेपोजिशन के लिए वो क्या कहता है? डेफिनेशन हमने देख ली, एग्जांपल देखिए। द किड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कार। अब देखें, नाउन है हमारे पास अ कार। ठीक है। कार का रिलेशनशिप वो बता रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वक्त रिलेशनशिप वो बता रहा है अ किड का कार के साथ, कि वो कहां पर खड़ा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ। ठीक हो गया। तो ये वर्ब है स्टैंडिंग, और नाउन है हमारे पास अ कार। इन दोनों का रिलेशनशिप शो कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ। तो ये पूरा ग्रुप ही हमारे पास प्रेपोजिशन कहलाएगा। यहां पर एक और बात भी हमें पता चल गई कि अर्लियर हमने देखा है कि प्रेपोजिशन एक सिंगल वर्ड था इन, और नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा है इन फ्रंट ऑफ। तीन वर्ड्स हैं। बट क्योंकि ये फंक्शन कर रहे हैं एक वर्ब और एक नाउन का रिलेशनशिप शो करने के लिए, देयरफॉर रिलेशनशिप शो करने वाले वर्ड या रिलेशनशिप शो करने वाला वर्ड वो प्रेपोजिशन होते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ ये भी प्रेपोजिशन है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जनाब। कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स। सादा सी बात इनके लिए। प्रेपोजिशन थी रिलेशनशिप शो करने वाले वर्ड्स, और कंजंक्शन क्या है? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। ऐसे अल्फाज जो अल्फाज को आपस में ज्वाइन करते हैं या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। मसलन, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। तो यहां पर ये लफ्ज जो और है, ये दो नाउन्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, टी और कॉफी को ज्वाइन कर रहा है आपस में। देयरफॉर और क्या है? ये कंजंक्शन है। दिस इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, एंड वी सॉ कि ये टू नाउन्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है।
सो ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन की एक और भी सूरत हाल हो सकती है कि ये दो सेंटेंसेस को भी आपस में ज्वाइन कर सकता है। द डॉग इज स्लीपिंग बट द कैट इज ट्राइंग टू वेक इट अप। तो ये दो सेंटेंसेस थे, द डॉग इज स्लीपिंग एंड द कैट इज ट्राइंग टू वेक इट अप। ये दो सेंटेंसेस थे, तो इनके दरमियान में हमने एक लफ्ज लगाया बट। वाई? टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस। देयरफॉर बट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, यानी ये एक कंजंक्शन है। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। और नेक्स्ट बारी आ जाती है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। अभी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा था, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में फर्क याद रखिए। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो सडन फीलिंग्स या क्विक इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी यही काम करता है कि सडन फीलिंग्स या क्विक इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बट दैट इज अ सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं वर्ड की, कि एक सिंगल वर्ड जब क्विक इमोशंस को एक्सप्रेस करे तो उस वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ लॉस, वी लॉस्ट द मैच। तो इसमें ये जो सिंगल वर्ड है अलॉस, ये क्या कर रहा है? ये सडन फीलिंग्स को या क्विक इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। अलोन सिंगल वर्ड, लिहाजा अलॉस है इंटरजेक्शन। और क्योंकि ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, लिहाजा इस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी आता है। एक तो ये बात कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड क्या होता है? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के फौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा जाता है, लाजमी लिखा जाता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क फुल स्टॉप का पूरा फंक्शन कर रहा होता है, बल्कि फुल स्टॉप से भी एक्स्ट्रा काम करता है। एक तो वो फुल स्टॉप का फंक्शन करता है कि यहां पर बात मुकम्मल हो गई है, दूसरे वो ये फंक्शन करता है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इस बात का वो साइन देता है। तो जब ये इसके अंदर फुल स्टॉप की फोर्स भी है, लिहाजा इसके बाद जो भी आप लफ्ज लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो भी आप लफ्ज लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बिकॉज यहां से नया सेंटेंस शुरू होता है। वी लॉस्ट द मैच, ये नया सेंटेंस है। अ लॉस इंटरजेक्शन है, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी आता है। एक और एग्जांपल, दैट इज रियली स्ट्रेंज। तो ये तो कमाल है ना जी। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर और जितना भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये ही चलता है, जब ना जवाब देना हो लिख दिया। हालांकि ये डीप थॉट को एक्सप्रेस करता है, गहरी सोच को एक्सप्रेस करता है। ठीक है कि मैं गहरी सोच में हूं, तो अगेन ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, देयरफॉर ये इंटरजेक्शन है, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी आएगा। ठीक हो गया। और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद याद रखिए, जब भी आप नया सेंटेंस आगे लिख रहे होते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, बिकॉज एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड्स, ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनका मुख्तसर सा तारुफ। कल इंशाल्लाह ताला हम बाकायदा टेंसेस के ऊपर, टेंसेस और उनकी सारी थ्योरी और उनके यूजेज के ऊपर बातचीत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो फरमाइए।